गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपको पढ़ा रहे थे तारक का डेफिनेशन पूरी कंप्लीट हो गई थी। इसके बाद आज आपकी न्यू हेडिंग है जिसका नाम है केंद्रक। हेडिंग डालेंगे केंद्रक। केंद्रक को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नोट कर लीजिए। केंद्रक क्या है? यानी कि हर चीज का एक केंद्र होता है। जैसे ऐसे ही कोशिका का भी क्या होता है? एक केंद्र है। जो केंद्र से क्या सब चीज जैसे हम लोग देखते हैं उसका भी एक केंद्र है। जैसे घर है उसका भी एक केंद्र है। हर चीज है उसका एक केंद्र है। जैसे कोशिकाओं का भी क्या है? एक केंद्र है। जिस केंद्र को हम क्या कहते हैं? केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। तो लिखेंगे कोशिका के भीतर कोशिका द्रव्य से घिरा, कोशिका के भीतर कोशिका द्रव्य से घिरा हुआ, कोशिका के भीतर कोशिका द्रव्य से घिरा हुआ गोल तथा गहरे रंग का आपने देखा होगा किसी भी डायग्राम में, किसी भी फिगर में, तो गोल होगा और पूरा सा ब्लैक होगा यानी कि गहरे रंग का होगा। जैसे हम क्या कहते थे? केंद्रक। जैसे हमारी केंद्रिका बनी हुई है या कोई चीज बनी हुई है तो बीच में केंद्रक बना हुआ है और वह ब्लैक गहरे रंग का गोल है ना। गोल तथा गहरे रंग का विशेष भाग होता है। गोल तथा गहरे रंग का विशेष भाग होता है। इसे केंद्रक कहते हैं। इसे केंद्रक कहते हैं। कुछ कोशिकाओं में आरबीसीएस, कुछ कोशिकाओं जैसे आरबीसीएस, कुछ कोशिकाओं जैसे आरबीसीएस। आरबीसीएस क्या है? आर माने क्या हुई? रेड, बी माने वेसल्स, सी माने सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाएं है ना। तो वही हुई आरबीसीएस में केंद्रक नहीं होता। लिख लें कुछ कोशिकाओं जैसे आरबीसीएस। इस तरीके से आरबीसीएस लिखेंगे आर बी सी और एस। ठीक है, ऐसे लिखेंगे आरबीसीएस। आरबीसीएस में केंद्रक नहीं होता। तो ये था आपका केंद्रक। इस लिखेंगे केंद्रक के 4 भाग होते हैं। केंद्रक के 4 भाग होते हैं। केंद्रक के 4 भाग होते हैं। नंबर 1 केंद्रक कला। नंबर 1 केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक कला। नोट कर लीजिए। इसके 4 भाग हमने बताए। पहला भाग आपका केंद्रक कला। हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे यह एक दोहरी झिल्ली होती है। यह एक दोहरी झिल्ली होती है जो केंद्रक को चारों ओर से घेरे रहती है। जो केंद्रक को चारों ओर से घेरे रहती है, इसे केंद्रक कला कहते हैं। इसे केंद्रक कला कहते हैं। इसकी दोनों परतें प्रोटीन एवं वसा की बनी होती हैं। इसकी दोनों परतें प्रोटीन एवं वसा की बनी होती हैं। तथा बाहरी झिल्ली अनेक स्थानों पर
अंतर्द्रव्य जलिका से जुड़ी रहती है। अंतर्द्रव्य जलिका से जुड़ी रहती है। केंद्रक आवरण में जगह जगह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। केंद्रक आवरण पर जगह जगह पर केंद्रक आवरण पर जगह जगह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। केंद्रक आवरण पर जगह जगह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। तो ये था आपका केंद्रक कला। अब दूसरी हेडिंग डालेंगे केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य, ये जो सूक्ष्म छिद्र है वही क्या करते हैं, विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं। दूसरी हेडिंग डालेंगे केंद्रक द्रव्य, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य दूसरी हेडिंग डाल लें। लिखिए, लिखेंगे केंद्रक के अंदर एक पारदर्शी, केंद्रक के अंदर एक पारदर्शी तरल पदार्थ, केंद्रक के अंदर एक पारदर्शी तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। उचित रंजकों से रंगने पर, उचित रंजकों से रंगने पर केंद्रक द्रव्य में धागेनुमा पदार्थ जाल, केंद्रक द्रव्य में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखाई देता है। इस तरीके से धागेनुमा देखो है पदार्थ जाल बिखरा दिखाई देता है। जिसे क्रोमेटिन धागे कहते हैं। जिसे क्रोमेटिन धागे कहते हैं। जिसे क्रोमेटिन धागे कहते हैं। यह न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। यह न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। यह न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। तीसरी हेडिंग डालेंगे केंद्रिका। तीसरी का हेडिंग लिखेंगे केंद्रिका। केंद्रिका न्यूक्लियस लिख लें सभी लोग। केंद्रिका, केंद्रिका में लिखेंगे केंद्रक में गोलाकार सघन रचनाएं होती हैं। केंद्रक में गोलाकार सघन रचनाएं होती हैं, जिन्हें केंद्रिका कहते हैं। जिन्हें केंद्रिका कहते हैं। केंद्रिका में आरएनए तथा डीएनए पाए जाते हैं। केंद्रिका में आरएनए तथा डीएनए पाए जाते हैं। ये किसी झिल्ली या आवरण से नहीं घिरे होते। ये किसी झिल्ली व आवरण से नहीं घिरे होते। केंद्रिका को राइबोसोम के उत्पादन की मशीन भी कहते हैं। केंद्रिका को राइबोसोम के उत्पादन की मशीन भी कहते हैं। यानी कि ये क्या करता है कि
केंद्रिका राइबोसोम बनाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? केंद्रिका को राइबोसोम्स के उत्पादन की मशीन भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर सभी का? यहाँ तक क्लियर है? जो लास्ट है आपकी 3 हेडिंग हो गई, 4 हेडिंग है जिसका नाम है क्रोमेटिन पदार्थ। क्रोमेटिन पदार्थ हेडिंग लिख लीजिए, 4 हेडिंग है क्रोमेटिन पदार्थ, जिसे हम क्रोमेटिन इंग्लिश में भी कहते हैं। तो लिखेंगे केंद्रक द्रव्य में सूक्ष्म तंतुओं का एक जाल फैला होता है। केंद्रक द्रव्य में सूक्ष्म तंतुओं का केंद्रक द्रव्य में सूक्ष्म तंतुओं का एक जाल फैला होता है। इन्हें गुणसूत्र और गुणसूत्र को क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। इन्हें गुणसूत्र कहते हैं। ये डीएनए व प्रोटीन से बने होते हैं। ये डीएनए व प्रोटीन से बने होते हैं। ये डीएनए व प्रोटीन से बने होते हैं। क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुण होते हैं। क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुण होते हैं जो संतति को आनुवंशिक रूप में अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं। जो संतति को आनुवंशिक रूप में अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं। यदि कुछ विजय करना चाहते हैं इस तरीके की संरचना बना लें। ये केंद्रक की संरचना है। देखिए ये जो इस तरीके से बना हुआ है, आप देख रहे हैं नीचे गोला का बना है। इसे हम कहते हैं केंद्रिका। जो हमने आपको भी दिखाया, उसमें आप देखिए पढ़ेंगे, आपको वही सब कुछ मिलेगा, केंद्रिका। और ये जो धागे की संरचना दिखाई दे रही है, इसमें कहा जैसे क्या कहते हैं? क्रोमेटिन। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन धागे कहते हैं इसे। ये क्रोमेटिन है। और जो ये जब ये पदार्थ इस तरीके से भरा हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे? केंद्रक द्रव्य। क्या कहेंगे? केंद्रक द्रव्य। और ये जो बीच की ये जो बाहरी है, इसे हम कहेंगे केंद्रक कला। केंद्रक कला। तो हमने आपको 4 पढ़ाया, जिसमें हमने आपको केंद्रक कला सबसे पहले देखिए केंद्रक कला बनी। ठीक है, एक आकृति बन गई इसकी। दूसरी केंद्रक द्रव्य, इसके अंदर जो जलीय पदार्थ भरा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य। तीसरी केंद्रिका, ये आप देख रहे हैं इस तरीके का जो दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, उसे हम कहते हैं केंद्रिका। और ये जो धागे की संरचना दिखाई दे रही है, इसे हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन या क्रोमेटिन धागे, जो क्या कहलाते हैं? गुणसूत्र कहलाते हैं, जो कि किससे प्राप्त होते हैं? माता पिता से। जो मनुष्यों में कितने होते हैं? 23 जोड़ी, जिसमें ऑटोसोम की संख्या होती है 22 जोड़ी, जो होते हैं 46। ठीक है, जिसमें माता पिता के जो गुणसूत्र होते हैं, जो माता के गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं XX, तथा जो पिता के गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं X और Y। ठीक, तो ये आपका क्लियर हो गया। यहाँ तक हो गया आपका न्यूक्लियस केंद्रक। आप इसे नोट कर लें, डायग्राम बना लें। और केंद्रक के कार्य, हेडिंग लिखेंगे केंद्रक के कार्य। चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया है। हेडिंग डाल लीजिए केंद्रक के कार्य। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस।
केंद्रक के कार्य। चलिए लिखेंगे केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। यानी कि देखिए कोशिका, हम लोग जैसे कोई कार्य करते हैं तो पहले हमारा मन क्या कहता है, हमें ऐसा करना चाहिए। जैसे हम कोई चीज़ को क्या करने जा रहे हैं, चुराने जा रहे हैं, तो एक हमारा मन बोलता है ना चुराओ, हमें चोरी नहीं करनी है। दूसरा मन कहता है नहीं हमें करनी है। जैसे कभी कभी हमारा मन होता है हमें स्कूल जाना है, और एक मन कहता है आज स्कूल ना जाओ, हाथ पैरों में क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, आज हम छुट्टी कर लें। दूसरा मन कहता है छुट्टी करने से क्या फायदा, आज हम स्कूल चले जाओ, पता नहीं क्या पढ़ाया जाएगा, है ना। तो ये नियंत्रण कौन कर रहा है, अगर कोई चीज़ गलत कार्य करे उस पर नियंत्रण हो रहा है, कौन कर रहा है, केंद्रक, न्यूक्लियस, है ना। तो क्या लिखा आपने, केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। यह कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। नंबर 2 लिखें, कोशिका विभाजन। यह कोशिका विभाजन का नियंत्रण करता है। यह कोशिका विभाजन का नियंत्रण करता है। यह कोशिका विभाजन का नियंत्रण करता है। नंबर 3 पॉइंट लिखेंगे, आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी का स्थानांतरण भी करता है। आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण भी करता है। स्थानांतरण भी करता है। तो ये आपका चैप्टर आज, ये फिर आपकी डेफिनेशन भी कंप्लीट होती है, उसके साथ साथ ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है। अब हमारा नया कल चैप्टर होगा जिसका नाम होगा ऊतक। सॉरी, इसमें एक हेडिंग और रह गई है, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका। तो कल हम हो सकता है कि आपको पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका बताएं या फिर नया चैप्टर पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।